हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज पार्ट 3। और पार्ट 2 में हमने 20 तक डिस्कस कर लिए थे। आइए अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाई 100 किलोमीटर पर आवर एंड बाई डूइंग सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाई 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आप लोग देख चुके हो। सबको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज में बोर्ड वाले खेलते हैं और उसको आप अगर ध्यान से समझ जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन 2025 में भी आए थे, 2024 में भी हैं, ठीक है ना। तो इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है 2800 किलोमीटर, ठीक है। एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। खराब मौसम के कारण हमने क्या किया, उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर दी, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो हमारा जो टाइम लगता था ओरिजिनल टाइम, उससे 30 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है। कह रहा फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। हमें क्या बताना है, ओरिजिनल ड्यूरेशन बताना है। तो कभी भी गलती ये मत कर लेना कि लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन बी एक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में स्पीड को ही प्रेफर करो, ठीक है ना। तो हम स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द फ्लाइट, लेट द स्पीड ऑफ द फ्लाइट या एयरक्राफ्ट, एक ही बात है, इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, या कितना इसको डिस्टेंस कवर करना है, वो है 2800 किलोमीटर। जनरली इसे क्या टाइम लगा करता था, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इतने आवर्स इसको लगते थे, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि खराब मौसम के कारण हमने क्या किया, इसकी स्पीड को कम कर दिया, ठीक है ना। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब पहले इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं x किलोमीटर पर आवर से स्पीड को रिड्यूस कर दूं, कितना, 100 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड को रिड्यूस कर दूं, तो नई स्पीड कितनी आ गई, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसका मतलब यही सेम डिस्टेंस आपको किस स्पीड से कवर करना है, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करना है। कह रहा अगर स्पीड कम हो गई तो जो टाइम लगता था उससे 30 मिनट ज्यादा लगेगा। ध्यान रखना है बच्चों यूनिट का, ये मिनट्स में दे रखा है और बाकी सारी यूनिट किस में चल रही है, आवर्स में चल रही है। पहले हमें क्या टाइम लगता था, हमें टाइम लगता था 2800 अपॉन एक्स, आवर्स इतना टाइम लगता था। अब ये देखो, अगर स्पीड कम हो गई तो ये वाला टाइम बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया या कितना ज्यादा हो गया, 30 मिनट ज्यादा हो गया। तो 30 मिनट का मतलब 30 अपॉन 60। अब अगर मैंने कम वाले टाइम में ऐड कर दिया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस यही एक्सप्रेशन हमें तैयार करनी होती, ठीक है ना। तो जैसा मैंने कहा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में स्पीड को ही लेट करना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट अपना सेम है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर चुके हो। हम क्या करते हैं, x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, 2800 अपॉन x माइनस 100, ठीक है, और माइनस 2800 अपॉन x इज इक्वल टू 31, 32 जा 60, इधर आ गया बच्चों 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम कॉमन ले लेते हैं 2800 को, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाता है, 1 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2। 2800 एज इट इज, एलसीएम ले लो बेटा। तो एलसीएम लिया तो आ गया न्यूमरेटर में x माइनस एक्स प्लस 100, साइन चेंज हो गए। डिनोमिनेटर में आ गया x इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू 1/2। तो x एंड x कैंसिल आउट, 2 आ गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये चला गया x इंटू एक्स माइनस 100 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया,
ध्यान देना भी। अब हमारे पास ये आ गया 56, 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5600 और फिर 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 5,60,000। ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x। प्रॉपर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, कांस्टेंट को ले जाते हैं राइट पर। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56 या 5,60,000 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कैसे बनाओगे? प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक चीज और सीख सकते हैं, जरा आप ध्यान से देखो। तो यहां पर कितना है 5600 है ना, ये देखो सॉरी 5,60,000 है। यहाँ 4 जीरोज हैं, इसको आप हटा दो। यहाँ 2 जीरोज हैं, इसको आप हटा दो। अब आप सोचो कि 56 आना चाहिए, ध्यान से देखो 56 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जो 56 आए प्रोडक्ट करके और सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। मतलब ये समझो कि आपको ये पूरा 5,60,000 के प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाने, बस 56 के प्राइम फैक्टर बना दो। तो 8 7 या 56, 8 माइनस 7 कितना हो गया? 8 माइनस 7 कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसी बात को आप बस ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, ये 100 मान लो, 00 बाहर था, अंदर हो गया 8 माइनस 7। अब 00 से अगर आप इसको ओपन करो तो वो बन गया आपका 800 और माइनस 700, यानी मैं लिख सकता हूं इसे माइनस 800x प्लस 700x। अब देखिए ध्यान से, आ गया 8 7 या 56 और 20 और 20 मल्टीप्लाई होकर के आ गए 40। तो ये टेक्निक लगा सकते हैं जब ऐसे कोई बड़ी कैलकुलेशन आए तो। ठीक है, तो माइनस 5,60,000 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से कॉमन आ गया x, यानी x माइनस 800 प्लस 700 कॉमन आ गया, ये आ गया x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गए x प्लस 700 और x माइनस 800। इधर x प्लस 700 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया माइनस 700 और x माइनस 800 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 800। बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, ये आपको लिखना है, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 700। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, या एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी आ गई? वो आ गया 800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है बच्चों ओरिजिनल ड्यूरेशन, कि भाई कितना टाइम लगा। तो टाइम क्या होगा? ओरिजिनल ड्यूरेशन है 2800, ओरिजिनल ड्यूरेशन यही है ना, 2800 अपॉन x, यानी 2800 अपॉन 800। ये कैंसिल करो, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 7/2 को लिख सकते हो 3.2 आवर्स। ठीक है, तो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा हमें? 3.2 आवर्स टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है ना, यानी डिनोमिनेटर किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 16/21, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो लेट करते हैं, क्या चाहिए हमें? डिनोमिनेटर इज ट्वाइस मोर देन न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या हो गया? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर के डबल से एक ज्यादा है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? फ्रैक्शन हमारी बन गई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है ना। आगे क्या कहता है ये क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी ये फ्रैक्शन और इसके रेसिप्रोकल का टोटल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी फ्रैक्शन हो गई हमारी x अपॉन
2x प्लस 1 और इसका रेसिप्रोकल हो गया 2x प्लस 1 अपॉन x इज 2 and 16/21। ये आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस वन, फाइंड द फ्रैक्शन। कह रहा बताओ फ्रैक्शन क्या होगी। क्लियर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप यहां पर भी एलसीएम लेकर के कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन मतलब ये वाला मेथड मुझे बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है। हम क्या करते हैं, देखो इसमें एक मेथड लगा सकते हैं जो कि आपको बहुत ही सिंपल कर देगा इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, अगर आपको कुछ ऐसी फ्रैक्शन मिले कि जैसे ये वाली फ्रैक्शन और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हमेशा इसे एक अदर वेरिएबल मान लो। लेट x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y मान लिया मैंने, ठीक है ना। ये मेन फ्रैक्शन, अगर y आ गया तो फ्रैक्शन आ गई, यही तो फ्रैक्शन है हमारी ना, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल, अब ये सीधा मैं वेरिएबल में लेके आ रहा हूं, ये y के इक्वल है, ध्यान दो ये y के इक्वल है, तो अगला वाला 1 अपॉन वाई हो जाएगा। ये y है तो ये 1 अपॉन वाई हो गया, उसी का रेसिप्रोकल ही तो है। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूं तो 21 2 जा 42, 42 और 16 कितना आ गया 58, 42 और 16 58 अपॉन 21, ठीक है ना। अभी देखना ये कितनी कैलकुलेशन बचा लेगा, और आप एक बार खुद इसका एलसीएम लेकर के ट्राई करना, फिर दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई ये पूछे कि सर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो क्या ये वाला मेथड जो शॉर्टकट है उसे लगा सकते हैं। मैथ्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास बढ़िया मेथड है, कम स्टेप में हो रहा है, तो आप चाहे कितने भी नंबर का क्वेश्चन हो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं सॉल्व। हाँ ये है कि मेथड सही होना चाहिए, सारे स्टेप्स प्रॉपर लिखे हुए होने चाहिए। तो y को बेटा एलसीएम ले लूं तो क्या बन गया, y स्क्वायर प्लस 1 और होल अपॉन y इज इक्वल टू 58 अपॉन 21, इज इक्वल टू 58 अपॉन 21, ठीक है ना। तो इसको करते हैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया हमारे पास 21y स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 58y, ठीक है ना। सही चल रहा है। 58y को ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, यह आ गया 21y स्क्वायर माइनस 58y प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हमें बनाने हैं प्राइम फैक्टर किसके, 21 मल्टीप्लाई बाई 21, यह आ गया 441, 441 के बना लो प्राइम फैक्टर, फिर हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं कि भाई 58 कैसे आएगा। 441 तो पता है 7 3 जा 21, तो ठीक है 3 पे ले जाते हैं, 3 1 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 7 7 और 7 1, मुझे क्या चाहिए 58, तो ठीक है डायरेक्ट बन रहा है 49 और 9 कितने होते हैं हमारे पास 58, ऐड करके कितना आना चाहिए 58, ठीक है ना। तो कर लेते हैं इसे सिंप्लीफाई, हमारे पास आ गया ये 21y स्क्वायर माइनस 49y माइनस 9y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से 7y कॉमन ले लेते हैं, सॉरी फर्स्ट टू में से 7y हमारा कॉमन आ गया, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, माइनस 3 कॉमन आ गया, 3y माइनस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला फैक्टर बन गया 7y माइनस 3, दूसरा फैक्टर बन गया 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इधर 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3/7 और y इज इक्वल टू 7/3, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 3/7 और y इज इक्वल टू 7/3। अब क्योंकि हमें पूरी फ्रैक्शन निकालनी है, पूरी फ्रैक्शन निकालनी है, तो आप चाहो तो ये वैल्यू रख करके x निकाल लो, ठीक है। तो बट उसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें पता है फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी आ गई। दिस इम्प्लाइज x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई 3/7। और इसे हमें क्यों नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को जस्टिफाई नहीं करती। ये क्या बोल रहा है कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के डबल से एक ज़्यादा है,
ये इस बात को जस्टिफाई करता है, जरा 3 रख करके देखो, 3 और नीचे क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, ठीक है ना। और ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करता, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, और चाहो तो आप x की वैल्यूज़ को निकाल करके फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यूज़ जब आप निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं अब हम आगे। हाँ सॉरी, इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर कंडीशन आ गई है रियल एंड इक्वल रूट्स की, तो इसका मतलब यहां बात क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट की बात होगी, एंड c इज नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि जरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए उसने ये कंडीशन दी है हमें। तो अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, वो है c + 1 एक्स स्क्वायर -6 इंटू c + 1x प्लस 3 इंटू c + 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जब भी स्मॉल लेटर्स में कोफिशिएंट्स दिए हों तो हमेशा जो वेरिएबल है, जैसे c अगर मैं स्मॉल लेटर ही ले लूँगा तो कन्फ्यूज़न बनाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको कैपिटल लेटर्स में ले लेना है। a हो गया हमारा c + 1, b हो गया हमारा -6 इंटू c + 1 एंड c इज इक्वल टू 3 इंटू c + 9, ठीक है ना। अब कहता है कि इक्वेशन के क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, बिकॉज गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, बिकॉज इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट को और आगे सॉल्व करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 इंटू c + 1 होल स्क्वायर, ठीक है, -4 a हमारे पास है c + 1, ठीक है, और c हमारे पास है 3 इंटू c + 9 इज इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, c + 1 होल स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, c + 1 इंटू c + 9 इज इक्वल टू 0। पूरे रिलेशन में से आप ध्यान दो तो 12 इंटू c + 1 कॉमन आ रहा है। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है कि जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करते रहो। ये गलती कभी मत कर देना कि भाई a + b होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, 1236 से खोलेंगे, तो आप कैलकुलेशन में फंसते जाएंगे और अपना टाइम लॉस करेंगे। हो सकता है कि आप गलती भी कर बैठें, ठीक है ना। तो जितना सिंपल करते जाओगे उतना सही रहेगा। जो कुछ कॉमन आता है, सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई करते जाओ, ठीक है ना। यही तरीका होता है मैथ्स का। तो 12 3 ज़ा कितना हो गया, 36, c + 1 बच गया, -12 c + 1 बाहर जा चुका है, अंदर रह गया c + 9 इज इक्वल टू 0। और ब्रैकेट्स का बहुत ही ध्यान रखो, अगर बाई चांस यहाँ ब्रैकेट नहीं डालते हो तो हो सकता है आप लिख दो -c + 9, फिर क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। तो ब्रैकेट यूज करना बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। जब भी किसी नेगेटिव के सामने बाइनोमियल लिखनी है, ट्राइनोमियल लिखनी है, तो हमेशा लगा लो ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अब 12 0 के नीचे जाके 0 हो गया। वैसे c + 1 को भी 0 के नीचे ले जाके 0 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि c इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये 0 तो हो नहीं सकता। अगर 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर है तो वो 0 के नीचे जाके 0 हो सकता है, कर सकते हो ऐसा। और बाकी आप ये मेथड भी कर सकते हो कि c + 1 हमने यहीं रखा, इस ब्रैकेट को खोला, 3c + 3 -c एंड -9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका c + 1, और यहाँ हमारे पास 3c - c कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2c -6 इज इक्वल टू 0,
ठीक है ना। तो इधर c प्लस 1 0 और 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट c कितना आ गया हमारे पास, c इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि कंडीशन गिवन है। ठीक, दूसरा c इज इक्वल टू कितना आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, तो c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर, ये इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल आंसर। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, चेक करो और फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 एक्स प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। सेम क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है हमारे पास k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 एक्स प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिकॉज इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, बिकॉज इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं b क्या होगा, b होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, यानी b हो गया -2 इंटू 3k प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये b आ गया। -4 a की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गया हमारे पास k प्लस 1 और c कितना आ गया 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac करेक्ट है, -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आ गया 3k प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू k प्लस 1 और 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पर भी सिंपल किया जा सकता है, पहले 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो। 4 को ले लेते हैं बच्चों बाहर, विद इन अ ब्रैकेट रह गया हमारे पास 3k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 0 के नीचे जाके 0 हो गया। ठीक है ना, राइट साइड पे जब गया इसको ओपन किया 3k स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया प्लस 6k, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस यहाँ ब्रैकेट खो, यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन गया 8k स्क्वायर प्लस k प्लस 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया हमारे पास 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k माइनस 8k स्क्वायर, 8 और 1 9k माइनस कर दिया, माइनस 9k आ गया, -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या क्या सॉल्व हो रहा है, 9k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर, ये आ गया k स्क्वायर और प्लस 6k माइनस 9k माइनस 3k प्लस 1 माइनस 1 0, ये आ गई वैल्यू। इन दोनों में से k हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक k आ गया 0 और एक k आ गया 3। ठीक है ना, आंसर वेरीफाई करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहीं k की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही है जिससे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या कह रहा है k 0 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों ही आंसर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है ना, अगर मान लो इसमें से k की एक वैल्यू -1 आ रही होती तो वो वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन देख लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ 2-digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18. A 2-digit number is such that product of its digit is 18. When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. अब मैंने डिजिट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि भाई यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस और नंबर, ये तीन आपको लिखना ही चाहिए। पहले उसे बनाते हैं, फिर कंडीशन पढ़ते हैं। लेट दी डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेस, ठीक है, तो डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स, द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। तो हमारा नंबर क्या बन गया? नंबर बन गया हमारा 10y प्लस एक्स। अब हम आते हैं अपने केसेस पर, ठीक है। केस नंबर 1 क्या बोलता है? केस नंबर 1 कहता है अ 2-digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, यानी x प्लस वाई, सॉरी x इंटू वाई इज इक्वल टू 18, रिलेशन नंबर 1। दूसरा क्या कहता है? when 63 is subtracted from the number, when 63 is subtracted from the number, case 2, when 63 is subtracted from the number is 10y plus x, the digit interchange their places, तो digit अपने place को interchange कर देगी, x y की जगह और y x की जगह आ जाएगा, है ना, यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस बन जाएगा और टेंस प्लेस यूनिट्स प्लेस बन जाएगा। तो अब कहता है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है यानी 10x प्लस वाई, अगर उसमें से 63 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे करो सिंप्लीफाई। ये सारी वैल्यूज मैं ले जा रहा हूं, या यहां पे ले आते हैं सारी वैल्यूज। ये हो गया हमारे पास 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, 63 को ले गए राइट पर। क्लियर है बच्चों? अब आ जाते हैं 10y माइनस वाई, ये बन गया हमारा 9y, x माइनस 10x, ये हो गया हमारा माइनस 9x, इज इक्वल टू कितना आ गया? 63। 9 ले लेते हैं कॉमन, y माइनस एक्स 63, दिस इंप्लाइज y माइनस एक्स कितना हो गया? 9 7 या 63। y निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, इजी है, कंडीशन नंबर 2, ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास। अब फर्स्ट कंडीशन में प्रोडक्ट है, यहीं पर वेरिएबल को रिप्लेस कर देते हैं, आ जाते हैं इक्वेशन फर्स्ट से और आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट हम कह सकते हैं कि y की जगह x इंटू वाई की जगह आपने रख दिया 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, सॉरी 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18, 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। क्या किया? y को रिप्लेस किया है 7 प्लस एक्स, ब्रैकेट खोलते हैं, ये बन गया 7x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 18 को ले आइए लेफ्ट साइड में, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, 9 2 ज़ा 18, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन, x प्लस 9 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आर x माइनस 2 एंड x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 2 0 तो x आ गया 2, x प्लस 9 0 तो x आ गया माइनस 9, डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो गई हमारी नेग्लेक्ट। x कितना आ गया हमारे पास? 2। x अगर हमारे पास 2 आ गया तो हमारा y कितना आ जाएगा? y है 7 प्लस एक्स, यानी y आ गया हमारा 9, यानी मुझे टेंस प्लेस भी मिल गया, यूनिट्स प्लेस भी मिल गया, तो हमारा नंबर क्या बन गया? 10 इंटू वाई यानी 10 इंटू 9 प्लस एक्स यानी 92 यूनिट्स प्लेस आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हो गया 92। 92 वो नंबर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखो 9 2 ज़ा 18 हो गया, 63 सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से
तो हमारे पास 29 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो डिजिट क्या हो गए, रिवर्स हो गए। तो देखो क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 26 पर। 26 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, यानी मैन की एज पे डिपेंड किस पे है, एज ऑफ द सन पर, यानी इसे मुझे लेट करना पड़ेगा। 8 ईयर हेंस द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है ना, तो चलो इनकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं पहले। सन तो ये 1 वेरिएबल में हो सकता है, इसमें 2 वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है ना, तो लेट कर लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या बोलता है कि द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, यानी फादर की एज हो गई उसके स्क्वायर की डबल। ठीक है ना, क्या बोला, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, तो उसके सन के एज के स्क्वायर का ट्वाइस, ये हो गई फादर की एज। आगे क्या बोलता है कि 8 ईयर हेंस, हेंस का मतलब 8 साल के बाद, 8 साल के बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है ना, ये आप कंडीशन है। देखो अब यहां से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इस पे ध्यान देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि 8 ईयर हेंस, तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि 8 साल के बाद दोनों की एज क्या होगी। तो अगर मैं फादर की एज की बात करूं तो अभी प्रेजेंट एज उसकी 2x स्क्वायर है। आफ्टर 8 ईयर ये बन गई 2x स्क्वायर प्लस 8, ये हो गई बच्चों फादर की एज। और जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्लस 8 ईयर। ये तो हो गए दोनों की एज, पहले हमने निकाल ली। अब दोनों की एज में रिलेशन देखो क्या बोलता है, द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है ना, 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो उसके बेटे की एज कौन सी है, x प्लस 8, इसके 3 टाइम्स से 4 ईयर ज्यादा हो जाएगी उस वक्त उसके फादर की एज। ठीक है ना, फिर से पढ़ देता हूं। द एज ऑफ द मैन, ये रहा, विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, कब, आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है ना, अब इक्वेशन बन चुकी है, करते हैं सॉल्व। बस इतना ध्यान लगाना है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज कर देना है। जैसा क्वेश्चन बोलता है बस आप वैसी एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हमेशा सही बनेगी एक्सप्रेशन। ये आ गया बच्चों 3x, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4, सिंप्लीफाई करूं तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 8, 3x एज इट इज, ये हो गया हमारा 28। सब कुछ ले आओ लेफ्ट साइड पर और प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करो। ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर, 3x को हम ले आए लेफ्ट साइड में, ये हो गया हमारा -3x, और 28 माइनस 8, 8 माइनस 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो अब हमें बनाने हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर बनाऊं अगर मैं, तो 22 ज़ा कितना हो गया 40, 3 आना चाहिए, तो 8 5 ज़ा 40। ठीक है ना, और बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हो। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन आ गया 2x, यानी x माइनस कितना हो गया 4, 5 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 5 फर्स्ट फैक्टर, x माइनस 4 सेकेंड फैक्टर। ईदर x इज इक्वल टू -5/2, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये नेग्लेक्ट हो गया, x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो गया 4 ईयर। तो अब इसका आंसर कर लेते हैं। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 4 ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सन 4 years।
एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर क्या बोल रहा है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 टू ज़ा 32 ईयर्स। तो फादर की एज है 32 ईयर्स और सन की एज है 4 ईयर्स। तो ध्यान से ये क्वेश्चन देखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14 व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट रिवर्स फाइंड द नंबर। ये आप खुद करेंगे और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, वहां 63 माइनस था और यहां कितना ऐड हो रहा है? यहां ऐड हो रहा है 45। नेक्स्ट कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर की साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, let the side of first square, let the length of side of first square, x ले लेते हैं। the length of side of second square कितना है? कह रहा 4 सेंटीमीटर मोर, है ना। the sides of square exceeds the sides of another square by 4 सेंटीमीटर, यानी दूसरा हो गया हमारा x plus 4। एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनके एरिया का जो टोटल दे रखा है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है दोनों स्क्वायर की साइड्स। ठीक है ना, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी 5 नंबर के आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 400। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होकर के बन गया 2x स्क्वायर प्लस 8x, 2x स्क्वायर प्लस 8x, सॉरी इधर आ गया हमारे पास 8x, और प्लस 16 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस 8x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा माइनस में। तो 10 आउट ऑफ 6 कितना हो गया? 4। 10 आउट ऑफ 6 कितना हो गया? 4। और 9 आउट ऑफ 1 हो गया हमारे पास 8 एंड 3, 384 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लेते हैं और फैक्टर बन जाएंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सॉरी फैक्टर नहीं, एक्स 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 द 8 माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 2 द 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 2 0 के नीचे जाके 0 हो गया, माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 1 2 9 2 2 4, बिल्कुल ठीक है। तो 192 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, मतलब कितना आ गया? 192 हमारे पास आ गया। माइनस में आ रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट करके 4 मिलना चाहिए। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 192 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 16, 2 2 2 4, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। ठीक है, यही बन रहे ना। 192 के 2 9, 2 6, 2 4, 2 8, 2 2, 2 4, 2 12, 2 6 और 2 3। ठीक है ना, अब हमें चाहिए भाई 4 आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करके, देखते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और इधर आ गया, इधर हो गया हमारे पास 12
और 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, बिल्कुल ठीक। 16 माइनस 12 कितना आ गया हमारे पास 4, 16 माइनस 12 हमारे पास आ गया 4, करेक्ट। तो 4 को ब्रेक कर लेते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 0। तो x कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 16 इज इक्वल टू हो गया 0। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास बन गया x प्लस 16 और सेकंड बन गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया माइनस 16, लेंथ ऑफ साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 16, x कितना आ गया 12, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, सेकंड स्क्वायर की साइड हो गई, इसको मतलब प्रॉपर लिख लेना आप लोग, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 4। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये दो स्क्वायर हैं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो क्वेश्चन, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको समझो क्वेश्चन को। इफ निधि वर 7 ईयर यंगर देन व्हाट शी एक्चुअली इज, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अभी इसकी जो एज है इससे 7 साल पहले, अभी जो इसकी एज है निधि की, इससे 7 साल पहले की बात करें तो क्या कहते हैं, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 1 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। 7 साल पहले की जो एज होगी उसका जो स्क्वायर होगा वो अभी जो एज है उसके 5 टाइम्स से 1 मोर है, यानी 1 साल ज्यादा है। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, समझ गए। अब इसी बात को आते हैं एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं, कैसे एक्सप्रेशन बनेगी और हम कैसे यूज करेंगे इस लैंग्वेज का, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम है वो इसकी लैंग्वेज में है। अगर उसको ढंग से कोई नहीं समझेगा तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। मतलब 5 मार्क्स सिर्फ आपको इस अंडरस्टैंडिंग के मिल रहे हैं, सॉल्यूशन अभी देखना क्या होने वाला है इसका, ठीक है ना। तो लेट कर लेते बेटा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निधि, लेट द निधिज प्रेजेंट एज बी एक्स, लेट द निधिज प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। और अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है इफ निधि वर 7 ईयर यंगर, जो अभी प्रेजेंट एज है इससे 7 साल पहले, तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इस वक्त जो इसकी एज का स्क्वायर होगा वुड बी 1 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, उसकी एक्चुअल एज के 5 टाइम से 1 ज्यादा हो जाएगी एज। देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई है ना। अब करते हैं इसे सॉल्व, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 5x प्लस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 14 माइनस 5 माइनस 19x हो गया, और 49 माइनस 1 कितना आ गया 48 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिडल टर्म करनी है ब्रेक, कि भाई ऐड करके कितना मिले 19, क्योंकि 48 1 जा 48 पॉजिटिव आ रहा है तो ऐड करके 19 मिलना चाहिए, और प्रोडक्ट करके कितना आ जाए 48। हाँ ये तो डायरेक्ट हो रहा है, चाहो तो फैक्टर बना लो, 16 3 जा, ठीक है ना 48। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। x ले लेते हैं कॉमन, x माइनस 16 आ गया, माइनस 3 लेते हैं कॉमन, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर बन गया x माइनस 3, सेकेंड बन गया x माइनस 16 0,
ईदर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 16। अब बच्चों ध्यान देना, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है भाई, दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन कौन सा नेग्लेक्ट होगा और क्यों नेग्लेक्ट होगा इसको समझना है। ध्यान से देखो, अगर निधि की प्रेजेंट एज है 3 इयर्स, निधि की प्रेजेंट एज कितनी है 3 ईयर, तो उसकी 7 साल, वो 7 साल यंगर नहीं हो सकती, क्योंकि वैसे देख लो मैथमेटिकली कितना हो जाएगा, 3 माइनस 7 कितना आ गया -4, तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई निधि की, प्रेजेंट एज कितनी हो गई 16 ईयर्स, तो इसलिए ये इसका आंसर बना। ठीक है ना, चेक करना चाहो तो 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, जरा चेक करो, 16 5 जा 80 प्लस 1 81, यानी एक्सप्रेशन ठीक थी, इसलिए आंसर सही निकला है। ठीक है ना, तो ऐसे आप पेपर में अपने आंसर को चेक कर सकते हो। अब देखो आपको समझ में आया कि नहीं, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर बाई अ नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन जरूर करके जाना है, ये क्वेश्चन सेम है जो स्पीड और डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है, वैसा ही ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर बाई अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 1800 या 1800, कह रहा है कुछ किताबें खरीदता है, वो हमें पता नहीं है कितने की, 1800 रुपए की। इफ ही हैड बॉट 15 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अगर वो इसी अमाउंट में यानी 1800 रुपए में ही 15 किताबें और खरीद ले, देन ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम ₹20 लेस। अगर ऐसा होता है तो अब हर किताब की कीमत कितने रुपए कम हो जाएगी, 20 रुपीज कम हो जाएगी। फाइंड हाउ मेनी बुक्स ही बॉट इनिशियली, कह रहा बताओ उसने कितनी किताबें खरीदी थी। ठीक है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लेट द नंबर ऑफ बुक्स, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बॉट, है ना, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बॉट बाय शॉपकीपर, ठीक है ना, dx, ये हमने ले लिया। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी है ₹1800। अब बच्चों ध्यान देना, जब यहां पर जो रिलेशन आ रहा है, देन ईच बुक कॉस्ट, क्या बोल रहा है, ईच बुक कॉस्ट, रिलेशन एक बुक की कॉस्ट में आ रहा है कि वो 20 रुपीज कम हो जाएगी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ईच बुक की कॉस्ट निकालनी है कि अगर वो एक्स बुक परचेज करता है 1800 में, तो उसकी हर बुक की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक, समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना हो गया 1800 अपॉन एक्स हो गया, इतने रुपीस की एक बुक आती है। क्लियर है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है ना, कंडीशन पर, मतलब क्वेश्चन पर तो हम चल ही रहे हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अगर वो इतने ही अमाउंट में 15 बुक्स और खरीद ले, मतलब 1800 अमाउंट में आपने x प्लस 15 बुक्स परचेज कर ली, कितनी परचेज कर ली x प्लस 15, तो हर बुक की कॉस्ट कितनी हो गई 1800 अपॉन x प्लस 15। अब ये वाली जो कॉस्ट है, कह रहा है पहले वाली कॉस्ट से 20 रुपीज लेस है, पहले वाली कॉस्ट से 20 रुपीज लेस है, तो पहले वाली कॉस्ट कौन सी थी, ये वाली थी। अब ये कॉस्ट इससे कम है, कितनी कम है 20 रुपीज कम है, तो 1800 अपॉन एक्स में से 20 माइनस कर दो तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, समझ में आया, क्लियर, चलें आगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इन्हें अरेंज कर लो, 1800 अपॉन एक्स प्लस 15 माइनस 1800 अपॉन एक्स। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हम सेम फॉलो कर रहे हैं, याद है, टाइम और डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर ये चीज आप सीख गए तो आप कभी गड़बड़ करोगे ही नहीं और बहुत आराम से कोई भी एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है ना, अब बच्चों यहां से 1800 हम ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 15 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -20। ठीक है ना,
1800, यहाँ एलसीएम लिया तो आ गया x, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर के साइन भी चेंज हो गए, x माइनस 15 और होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 20। ठीक है ना, x और x कैंसिल आउट कर दो। अब सारा अरेंज कर लो, ये हो गया आपका 1800 इंटू माइनस 15 और होल अपॉन माइनस 20, इधर आ गया 1 बचा, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x। तो 20 से इसको कट कर देता हूँ, दिस वैल्यू 2 9 जा 18 90, और माइनस प्लस 15 इंटू 9 कितना होता है 135 एंड 0, 1350 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ले जाते हैं राइट पर और फ्लिप करके लिख देते हैं, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 1350 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हमें करनी है इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, देखते हैं क्या बनेंगे फैक्टर्स। तो अगर मैं 1350 के प्राइम फैक्टर्स बनाऊं, 1350, तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब ये जा रहा है 3 पर, 6 5 11 और 7 18। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अभी भी 3 पे जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 15, 3 25 हो गया, और ये आ गया आपका 5, और ठीक है 5 पे चला जाएगा। अब मुझे चाहिए 15, और मतलब सब्ट्रैक्ट करके मुझे 15 मिलना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके मुझे 15 मिलना चाहिए। तो 9 5 जा 45, 6 5 30 मिल गया। ठीक है ना, तो हमें क्या ब्रेक करना है 30 और 45, क्या ब्रेक करना है हमें 30 और 45, ये हमें ब्रेक करके लाना है। चलिए ब्रेक कर लेते हैं, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 30x माइनस 1000, थोड़ा यहाँ मैनेज कर लेना, माइनस 1350 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब फर्स्ट टू में से x कॉमन, x प्लस 45, नेक्स्ट में से माइनस 30 कॉमन, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आ गया x माइनस 30 और आ गया x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू माइनस 45। तो नंबर ऑफ बुक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 30, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी उसने परचेज की हैं, नंबर ऑफ बुक्स उसने 30 बुक्स परचेज की हैं। हेंस टोटल नंबर ऑफ बुक्स, हेंस नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड, प्रॉपर लिख लेना है आपको स्टेटमेंट, कितनी है 30। ठीक है ना, अब कई बार हमसे कॉस्ट भी पूछ ले, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, तो आपको यहाँ पर 30 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 60 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ ईच बुक आ जाएगी। ठीक है, और चेक करना चाहो तो चेक कर लो, अभी कितना हुआ 60 रुपीज़ हो गया ईच बुक की कॉस्ट, ईच बुक की कॉस्ट कितनी हो गई 60 रुपीज़। और अगर हम 15 बुक्स एक्स्ट्रा कर दें यानी 45 हो गई, तो 45 को 1800 को 45 से कर दो डिवाइड, कितना आंसर आ जाएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18। अब देखो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 40, तो ये देखो 20 रुपीज़ कॉस्ट लेस हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो एग्जाम में, अगर थोड़ी कन्फ्यूज़न लगे तो। करेक्ट है, तो ये हो जाता है हमारा ख़त्म। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट, अब ये हमारा लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 4, और उस पार्ट 4 के अंदर सिर्फ हम वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, या कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया होगा बोर्ड के अंदर सिर्फ उसे ही हम रखेंगे, और बाकी लगभग आपने जिस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब पेपर में आ रहे हैं वो सब आपने डिस्कस कर लिए हैं, आपको इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।